मीनिंगफुल बात करनी है, कोई भी स्पिरिचुअल बात कहनी है, कोई भी फिलोसॉफिकल बात कहनी है, वो केवल फारसी में कही जा सकती है। ये क्या ज़बान है? गली मोहल्लों की ज़बान। ये शरीफ लोग ये ज़बान नहीं बोलते। ये ज़बान दिल्ली में आती है और वली दखनी की शायरी मजबूर करती है इन सबको टू सिट अप एंड टेक नोटिस। और तब पहली बार ये ज़बान, जिसको वो रेख्ता कहते थे, उससे पहले दक्कनी कहते थे, ये अपने पैर जमाना शुरू कर दिए। ये वो वक्त है जब फारसी का दबदबा ख़त्म हो रहा है, मुग़ल सल्तनत ख़त्म हो रही है। एक छोटी चीज़ रह गई, मैं उसको ऐड कर दूँ। अकबर राजधानी दिल्ली से आगरा ले गया था और शाहजहां के वक्त तक राजधानी आगरे में रही। एक्चुअली राजधानी लोदियों के पीरियड में आगरा चली गई थी। बहलोल लोदी का बेटा कैपिटल ले गया था, इब्राहिम लोदी, वो कैपिटल आगरा ले गया था। और उसके बाद से शाहजहां के वक्त तक सिर्फ 15 साल छोड़ दीजिए हुमायूं का काल, बाकी कैपिटल आगरा थी। अकबर ने सिस्टमैटिकली ब्रज भाषा को प्रमोट किया। इस ज़बान को, जिसे आज हम उर्दू या हिंदी कहते हैं, कभी कोर्ट का, दरबार का संरक्षण नहीं मिला। ये गलियों में पैदा हुई, इसलिए दिस इज द पीपल्स लैंग्वेज। वहाँ पर प्रमोशन दिया गया ब्रज को। अकबर के सारे बेटे, सारे पोते, पड़पोते, सबके सब ने ब्रज भाषा पढ़ी। और इससे आपको हैरत होगी, औरंगज़ेब ने लव पोइट्री लिखी है ब्रज भाषा में। वो उसका हम जिक्र ही नहीं करते, क्योंकि हमने तो औरंगज़ेब को एक कार्डबोर्ड कैरेक्टर बना दिया है। लव पोइट्री ब्रज भाषा में लिखी उसने। दारा शिकोह ने, अब्दुल रहीम खान खाना ने, इन सब लोगों ने ब्रज में लिखा। और तो कोर्ट का संरक्षण ब्रज भाषा को मिल रहा है। अकबर ने इनमें से कई लोगों से मीटिंग की, उस काल के जो सूफी पोइट्स हैं। मीराबाई से तो 2 मीटिंग्स का रिकॉर्ड है अकबर का। तो जब यहाँ ये ज़बान पहुँचती है, उस वक्त तक मुग़ल सल्तनत कोलैप्स हो रही है। और एक साहब हैं जिनका नाम है जॉन बॉर्थविक गिलक्रिस्ट। वो गुजरात से बंगाल तक सफ़र करते हैं। बंगाल में फोर्ट विलियम्स कॉलेज है। जो भी अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आ रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी में मुलाजमत करने के लिए, उसको वहाँ फ़ारसी पढ़ाई जाती है। जॉन बॉर्थविक गिलक्रिस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज के मैनेजमेंट से कहते हैं, अगर हिंदुस्तान पे हुकूमत करनी है तो हिंदुस्तानी में करनी पड़ेगी। फ़ारसी तो कोर्ट की लैंग्वेज है। और वो हिंदुस्तानी का एक ग्रामर लिख के वहाँ देते हैं 1822 के आसपास। बहुत जल्दी वो उसके प्रिंसिपल हो जाते हैं। उसके बाद खेल शुरू होता है। दिल्ली से 3 मुसलमान लिए जाते हैं जिन्होंने अंग्रेज़ी भी पढ़ी थी। उनको कलकत्ता बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है, इन किताबों का अनुवाद करो उर्दू में, अपनी भाषा में, और उसे फ़ारसी लिपि में लिखना। और 3 लोग इलाहाबाद और बनारस से लाए जाते हैं, तीनों ब्राह्मण। और उनसे कहा जाता है, इन्हीं किताबों का अनुवाद अपनी भाषा में करो, लिपि नागरी होनी चाहिए। 1825 में उर्दू और हिंदी दो नई ज़बानें फोर्ट विलियम कलकत्ता में पैदा की गई। उससे पहले हिंदी नाम की भाषा जो थी वो फ़ारसी लिपि में लिखी जाती थी। पोइट्री की लैंग्वेज रेख्ता थी और प्रोस की लैंग्वेज हिंदी थी। और उसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि आप सब लोगों ने गालिब का नाम सुना है। आप ये जानते हैं कि गालिब गज़ल के अलावा प्रोस के भी बहुत बड़े
और मॉडर्न प्रोज में गालिब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो रोज़ ख़त लिखा करते थे, 5, 7, 10 अपने शागिर्दों को, दोस्तों को। उनके एक शागिर्द ने इन तमाम लोगों को ख़त लिखे कि हम गालिब के ख़त छापना चाहते हैं, और उसके जितने भी दोस्त जिनको गालिब ने ख़त लिखे थे वो उन ख़तों को बचा के रखते थे। तो कुछ ने ओरिजिनल लेटर्स, कुछ ने ख़तों की कॉपीज़ इस शागिर्द को भेजी। 1864 में गालिब के सारे ख़त छापे गए। उस कलेक्शन का नाम था ऊद हिंदी, हिंदी की सुगंध। 1864 तक इस ज़बान को कोई हिंदी और उर्दू नहीं कहता था। लिपि नागरी थी, लिपि पर्शियन थी, और ज़बान वो थी जिसमें मैं और आप बात कर रहे हैं। हिंदी हिंदुओं के लिए और उर्दू मुसलमानों के लिए ये एक योजना थी, और उस योजना में हमारे बहुत से दिग्गज शामिल रहे। मैं नाम एक बार पहले भोपाल में ले चुका हूं, तो काफ़ी झगड़ा हो गया था, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता। पर दोनों तरफ से उर्दू को चूड़ीदार पजामा और शेरवानी पहनाने वालों में बहुत सारे लोग हैं, और उसमें ये जघन्य कृत्य हुआ। और ये इस हद तक पहुंचा कि जब हिंदी का आंदोलन बढ़ा तो दिल्ली में जामा मस्जिद के सामने एक मैदान है जिसे उर्दू मैदान कहते हैं, और उसके बराबर उर्दू बाजार है। किसी ज़माने में वहाँ उर्दू की किताबें बिका करती थी, अब वहाँ फास्ट फूड बिकता है। किताबें कौन खरीदता है? फ्राइड चिकन ज़्यादा बिकता है, किताबें कोई नहीं खरीदता। तो लेकिन उस उर्दू बाज़ार में फ़ौजी अपनी रोज़मर्रा का सामान खरीदने आते थे। 2 उर्दू बाज़ार थे, एक उर्दू मैदान के राइट पर, एक लेफ्ट पर। लेफ्ट पर जो बाज़ार था वो चांदनी चौक के सामने था। आप में से बहुत सारे लोग दिल्ली गए होंगे, दिगंबर जैन मंदिर है। 1920 तक दिगंबर जैन मंदिर का नाम उर्दू मंदिर या लश्करी मंदिर था। अगली बार आप जाएं तो जैन मंदिर में जाके उनकी हिस्ट्री की किताब वो देते हैं, 20 पेज की किताब है, वो पढ़ लीजिए, उसमें वो लिखा हुआ है। उसे उर्दू मंदिर इसलिए कहते थे कि शाहजहां की फौज के जैनी सिपाहियों ने वो मंदिर बनाया था। अब मुझसे मत पूछिएगा जैनी सिपाही क्या करते थे। जैनी सिपाही वही करते थे जो बाकी सिपाही करते हैं। आप खाने में शाकाहारी हो सकते हैं, पर मनुष्य का वध करने में कोई परेशानी नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे जैन राजा थे, और वो दूसरे जैन राजाओं से युद्ध करते थे, और उनके फौजी एक दूसरों को मारा करते थे। तो यहाँ उसकी फौज में भी जैन सिपाही थे, और उन्होंने मंदिर बनाया। इन दोनों उर्दू बाज़ारों के बीच में उर्दू मैदान था, जहाँ पे फौज अपना कैंप लगाया करती थी। और इसलिए लाल किले का एक दूसरा नाम उर्दुआए मोहल्ला था, बिकॉज वो कमांडर इन चीफ का कैंप था। अब हिंदी आंदोलन शुरू होता है। वो कहते हैं ये उर्दू मैदान क्यों है, हिंदी मैदान भी होना चाहिए। दरियागंज में पुलिस स्टेशन के पीछे हिंदी मैदान है, 1920 में बना है। उर्दू मैदान है तो हिंदी मैदान भी होना चाहिए। इवेंचुअली इस मुल्क के 2 टुकड़े हुए, इसी बुनियाद को लेके। उसकी मदद की इस्लामिक आर्किटेक्चर और हिंदू आर्किटेक्चर की बकवास में, और नतीजा आपके सामने। थैंक यू। भाषाओं का सफ़र कितना रोचक था, कितना रोचक हो सकता है और जानकारियों से भरा हो सकता है, ये हम सब ने आज सुना और महसूस किया है। बहुत धन्यवाद सुहेल हाशमी जी। और अब मैं स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए आमंत्रित करती हूँ मनीष
वैद्य को। हमारे साथी मनीष जी आए। जी जी जी। मैं प्रोफेसर अनिल सिंह। कल हम लोग बहादुर सिंह साहब को सुन रहे थे, विजय बहादुर सिंह साहब को। उन्होंने भी भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में, अब विशेषकर सुर, असुर और दैत्य से जो संततियों की उत्पत्ति की बात की थी, वो हम लोगों ने सुना है। उसी को मैं लिंक करते हुए एक निवेदन करना चाहूँगा। जैसे सर ने कहा कि संस्कृत जो है एक समय में आकर के स्थापित कर दी गई, इसे देवताओं की भाषा मानी गई। और बाकी जैसा सर ने कहा कि हमारी प्राकृतिक और ब्राह्मी से बाकी समय भाषाओं का विकास हुआ, और आते आते जो सौर सैनी एक शब्द सर ने उल्लेख किया, वह जो है विशेषकर मथुरा का जो ब्रजमंडल क्षेत्र है, वहाँ की वो भाषा अपभ्रंश वाली मानी जाती है। तो जब सर ने एक बार ये कहा कि जो भाषाएं जो सरोकार के साथ जुड़ करके विकसित होती हैं, और हमें देख रहे हैं कि जो भाषाएं सरोकार हैं, भाषाएं यात्रा भी करती हैं, निश्चित रूप से भाषाएं यात्रा करती हैं, बोलियां भी यात्राएं करती हैं। तो जब एक बार सर ने ये कहा कि संस्कृत जो है देवताओं की भाषा हो गई, तो देवताओं की भाषा बनने के पहले भी तो वो यात्रा की गई होगी, तब जाकर के वो संस्कृत बनी होगी जो आज इस रूप में है। और जो सौर सैनी की बात ब्रजमंडल क्षेत्र से सर ने कहा कि ये है, और फिर उसके बाद में बुंदेली और अन्य बोलियों की भी बात की। तो एक बार वो भाषा बोलियों से चल करके भाषा बनती है, फिर दूसरी ओर भाषाओं से चल करके बोलियों की तरफ कैसे यात्रा कर रही है, ये थोड़ा सा मुझे समझना है एक विद्यार्थी के नाते। थैंक यू। देखिए, मेरा निवेदन ये है कि जिन भाषाओं को हम बोली कह रहे हैं, मतलब हिंदी का पहला लेखन, हिंदी के पितामह हम किसको मानते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। 20वीं शताब्दी के शुरू में उनका देहांत हुआ। अवधि में, ब्रज में, मैथिली में रिटन लिटरेचर कब का है? मैथिली में 1000 साल पुराना रिटन लिटरेचर है। सूरदास और गोस्वामी तुलसीदास, ये सब लोग उससे बहुत पहले, जिसको हम भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी का काल कहते हैं, उससे बहुत पहले ये काव्य लिखे जा चुके हैं। अगर ये हिंदी में होते तो एमए के हिंदी छात्रों को कबीर सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये अलग भाषाएं हैं, और उनको अब हमने हिंदी और अन्य बोलियों का टाइटल दे दिया है। ये बोलियां नहीं हैं, ये विकसित भाषाएं हैं। और ये माफ़ कीजिएगा, ये हिंदी का इम्पीरियलिज्म है जो इन सारी भाषाओं को बोलियों पे रिड्यूस कर रहा है। वो प्रोफेसर मैनेजर पांडे से मेरा इस पर काफ़ी झगड़ा हो गया था एक बार, जब उन्होंने कह दिया था हिंदी और अन्य भारतीय बोलियाँ। मैंने कहा आप कैसे उसे बोली कह सकते हैं? आप अवधि को कैसे बोली कह सकते हैं? आप मैथिली को कैसे बोली कह सकते हैं? इतना विकसित साहित्य है, उसको आपने बोली बना दिया। जी 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 जी। तो दैट इज माय आंसर। जी, उम्मीद है आप इस जवाब से संतुष्ट हुए होंगे। अब मैं स्मृति चिन्ह बैठकर सोहेल हाशमी साहब का सम्मान करने के लिए मनीष वैद्य से आग्रह करती हूँ। अगले सत्र के संचालन के लिए मैं माइक पर बुला रही हूँ अभिषेक जी। सभी जनों को नमस्कार। साथियों, हम अपने कार्यक्रम की जो गाड़ी है हमारी थोड़ी लेट चल रही है, तो उसमें थोड़ा सा हम परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे पहले तो नीचे भोजन की व्यवस्था है और भोजन शुरू हो गया है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि एकदम से ना भागें, भोजन चलेगा 3-4 बजे तक, तो टुकड़ों टुकड़ों में अगर जाएं
तो उससे हमारे सत्र भी चलते रहेंगे और भोजन भी सुचारू रूप से होता रहेगा। जी, तो 50 बजे नहीं, मतलब मैं तो कहता हूँ कि 8-8, 10-10, 12-12 लोग एक बार जाएं किश्तों में और खाएं। बाकी थोड़ी देर के लिए भूख अपनी साहित्य से भी मिटा सकते हैं। तो कार्यक्रम में थोड़ा परिवर्तन ये है कि हम जो हमारा वर्तमान में व्यंग का जो सत्र होने वाला है वो हम उसको थोड़ा आधे घंटे 1 घंटे पोस्टपोन करते हैं और उसकी जगह हम नवोदित जो रचना पाठ हमारे साथियों का है हम वो करते हैं। अध्यक्ष जी की अनुमति मैं ले चुका हूँ और आप सभी से भी अनुमति चाह रहा हूँ। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि जो साथी, मतलब जैसे कुछ हमारे बुजुर्ग साथी हैं या जो शुगर या कुछ है जो ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकते खाने की, वो पहली किश्त में भोजन कर लें और वो यहाँ आ जाएं, फिर दूसरे लोग चले जाएं। इससे हमारे नौजवान साथियों का मनोबल भी बढ़ा रहेगा। तो आप सबका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं मनीष शर्मा जी को मंच पर बुलाता हूँ। मनीष शर्मा जी देवास के साथी हैं हमारे। रक्षा पुरोहित जी को मैं मंच पे बुलाता हूँ कि वो दोनों साथी हमारे मंच पर आएँ और ये नवोदित सत्र को आगे ले जाएं। और इस सत्र में जितने भी हमारे साथी रचना पाठ करेंगे उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया बिना किसी भूमिका के रचना पाठ करें। ना मंच को संबोधित करने की आवश्यकता है, ना किसी के बारे में बात करने की आवश्यकता है। सिर्फ अपनी कविता का शीर्षक बताएं, अपनी गज़ल के बारे में 1 लाइन बोलें और उसके बाद अपना पाठ शुरू करें। तो आप सबकी ज़ोरदार तालियों के बीच मैं मनीष शर्मा जी और रक्षा पुरोहित को मंच पर बुलाता हूँ। मित्रों, मैं अपने संग्रह से कुछ पत्रिकाएं 250-300 लेके आया हूँ। 30 किलो दतिया से लाद के बाहर प्रदर्शनी है पत्रिकाओं की। तो सबसे अनुरोध है कि पत्रिकाएं देखें और अपने पसंद की कोई भी एक पत्रिका उठा लें। 4-6 पत्रिका नहीं, एक पत्रिका कोई भी मित्र उठा ले। मैं दतिया से केवल आप सब लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो प्लीज़ ये जो बाहर वाला हॉल है इसमें छोटा कमरा है, पत्रिकाएं रखी हुई हैं, देखें और ले जाएं। धन्यवाद।